जो आर की वैल्यू प्राप्त हुई उसमें मैंने फॉर्मूले को इस तरीके से क्यों लिखा, उसके पीछे कारण समझिए। जो एम है यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एन प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है यानी श्रांति काल है। जो एल है वह चालक की लंबाई है और जो ए है वह चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान है। यदि इस वाले फैक्टर पर हम बात करें यानी कि एम, एन, ई और टाउ पर, तो ये किसी भी कंडक्टर के लिए एक ही रहने वाले हैं, यानी कि इनका जो मान है वह परिवर्तित नहीं होगा। जो एम है इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान है तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। प्रति एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे वह एक चालक के लिए सेम होंगे, यानी कि अगर हम कॉपर का वायर ले रहे हैं तो उसके लिए फिक्स होंगे, यदि हम सिल्वर का वायर ले रहे हैं तो उसके लिए फिक्स होंगे, यानी कि किसी भी वायर के लिए जो एन की वैल्यू है वह फिक्स रहने वाली है। तो यह मान भी निश्चित हो गया। ई का मान फिर से यूनिवर्सल ट्रूथ है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है जो कि फिक्स होता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है इसका मान परिवर्तित होता है, लेकिन अगर एक ही वोल्टेज और एक ही टेम्परेचर की हम बात करें तो यह भी फिक्स रहने वाला है। तो जो ये वाला टर्म्स है पूरा यानी एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ, ये वैल्यू फिक्स है, यानी इसे हम एक कांस्टेंट कह सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू और प्राप्त हो सकती है, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रो का, पी की तरह यह लिखा जाता है, और एल अपॉन ए ये ग्रीक लेटर है जिसे हम रो कहते हैं। इसको यहाँ पर रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए जो हमें प्राप्त हुआ, यदि यहाँ से हमें रजिस्टिविटी का मान ज्ञात करना है यानी कि हम विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिए रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, ए इसके साथ मल्टीपल में चले जाएगा और जो एल है वह डिवाइड में चले जाएगा। तो यह रो के लिए वैल्यू है। थोड़ा सा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके नाम में ही छुपा है विशिष्ट। विशिष्ट का अर्थ हुआ स्पेशल, यानी कि यह प्रत्येक चालक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक ही चालक के लिए यह फिक्स होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को इन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। कॉपर के वायर के दो पीस लिए गए हैं, एक 2 सेंटीमीटर का है और एक 1 मीटर का है। दोनों कॉपर के वायर हैं, तो इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और जो 1 मीटर का है उसका मान भी 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यानी कि लंबाई चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, 100 मीटर हो, 1000 मीटर हो या कितना भी हो, वह वैल्यू फिक्स रहने वाली है। यानी कि कॉपर के वायर के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वह ना तो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा ना ही उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यह वायर की क्वालिटी को बताता है, वायर के गुण को बताता है, आंतरिक गुण को यह प्रकट करता है। सेम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर वही कंडीशन लेते हुए 2 सेंटीमीटर सिल्वर वायर लिया, 1 मीटर सिल्वर वायर लिया, उनके लिए जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये वैल्यू इसी तरीके से सिल्वर के कितने भी प्रकार के आप अलग अलग पीस ले लीजिए उनके लिए फिक्स रहने वाली है, लेकिन कॉपर और सिल्वर में आप देखिए ये वैल्यू अलग अलग है। इसमें 1.6 है, इसमें 1.7 है। इसी तरीके से यदि आप एल्यूमिनियम लेते हैं तो उसके लिए यह वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगी। 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 के लगभग बराबर होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह अलग अलग चालकों के लिए अलग होती है, लेकिन एक ही चालक के पदार्थ के लिए वह सेम होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह किसी भी चालक के लिए रेजिस्टेंस का मान होता है। यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, लेकिन कहां पर होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक लंबाई में। प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक लंबाई में जो भी
उसके प्रतिरोध का मान होगा वही उसकी रजिस्टिविटी होती है। तो यह पदार्थ टू पदार्थ तो बदलेगा, लेकिन एक पदार्थ के लिए फिक्स रहने वाला है, यानी कि यह उसका विशिष्ट गुण है, यह उसकी पहचान कराता है कि उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में और प्रति एकांक लंबाई में कितना प्रतिरोध है। इस फॉर्मूले से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक इनटू ए का मात्रक और अपॉन एल का मात्रक यहां पर हो जाएगा। तो आर का मात्रक ओम होता है, हम पढ़ चुके हैं। ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और एल का मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमें ओम मीटर प्राप्त हुआ। तो बहुत इजी तरीके से हमने इस मात्रक को प्राप्त कर लिया है और लगभग जितने भी मात्रक हम प्राप्त कर रहे हैं उनके तरीके एक जैसे ही हैं। तो इसे रटने के बजाय आप मेथड को सीखें कि किस तरीके से जो फॉर्मूला आता है उससे हम मात्रक प्राप्त करते हैं। जब हमने प्रतिरोध के लिए रिलेशन फाइंड किया था तो R इज इक्वल्स टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यह वैल्यू एक चालक के लिए फिक्स रहती है। तो इसे हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं जिसे हम रो कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मान है वह रो का मान है, यानी कि रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। तो जब कभी हमें विशिष्ट प्रतिरोध के लिए डेरिवेशन या फॉर्मूला पूछा जाए तो आप उसी तरीके से डेरिवेशन करेंगे और उसके पश्चात इस वैल्यू को एक्सप्लेन करने के पश्चात यहाँ पर लिख देंगे कि यह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है और उसका मान रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसे इस फॉर्मूले के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, इस फॉर्मूले में m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। m मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कि फिक्स होता है, यानी कि रो का m से कोई लेना देना नहीं है। यह किसी भी चालक के लिए, यानी कि सिल्वर के लिए वही रहने वाला है, कॉपर के लिए भी m का मान सेम रहने वाला है। अगली बात करते हैं E के मान की। E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका मान होता है, जो कि प्रत्येक चालक के लिए, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, सबके लिए फिक्स होता है, अर्थात इस पर भी रो डिपेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं एन और रिलैक्सेशन टाइम की। ये दोनों ही चीजें प्रत्येक चालक के लिए अलग अलग होने वाली है। अलग अलग कंडक्टर के लिए जो एन का मान है वह किस तरीके से अलग होता है उसे समझने के लिए आइए इन एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए एक सिल्वर का वायर है और दूसरा कॉपर का वायर है। इसके प्रति एकांक आयतन में, अर्थात जो इसका एकांक आयतन है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देखें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह 6 हैं। ठीक, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के प्रति एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर 12 है, यानी कि इसमें जो n का मान है वह 12 है और इसमें 6 है। तो आप खुद देख लीजिए कि कॉपर के लिए प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ और है और सिल्वर के लिए कुछ और है। अगर इस रिलेशन का हम यूज करते हैं तो n का मान अलग होने पर रो का मान भी अलग हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ के लिए जो रो का मान होता है वह अलग अलग होता है, क्योंकि उनके प्रति एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त आवेश हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है। दूसरी कंडीशन आती है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वह प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होगा या सेम होगा। तो इसका आंसर इसी में मिल जाता है कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग पदार्थों के लिए अलग है तो उनके रिलैक्सेशन टाइम भी अलग होंगे। जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर जो आंतरिक टक्कर हैं वो ज्यादा होंगी।
जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह बहुत देर तक मुक्त नहीं रह पाएंगे, यानी कि उनकी जो टक्कर्स होंगी वो जल्दी जल्दी होंगी। जबकि जिन पदार्थों के एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो कम होंगे तो उनके रिलैक्सेशन टाइम का मान भी ज्यादा होगा, यानी कि टक्कर कम होंगी। तो प्रत्येक पदार्थ के लिए रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग होता है। इस डिस्कशन के पश्चात हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है वह किसी भी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहीं ना कहीं ये उस पदार्थ की क्वालिटी को डिफाइन करता है। इसके पश्चात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके आंतरिक गुण पर निर्भर करता है या उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा फैक्टर है कि यह रिलैक्सेशन टाइम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी कि अगर हम टाउ की बात करें तो टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका मान यदि चालक का ताप बढ़ रहा है तो उसके साथ घट जाता है। इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तापमान बढ़ाने पर किसी भी चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जब उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनके बीच टक्करें भी बढ़ जाती हैं। अगर टक्कर जल्दी जल्दी होंगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका मान कम हो जाएगा, यानी कि तापमान वृद्धि पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। इसी रिलेशन का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि तापमान वृद्धि के साथ विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो ये रिलेशन हमने रिलैक्सेशन टाइम से फाइंड कर लिया है। तो ये दो फैक्टर थे जहां पर रजिस्टिविटी किसी भी पदार्थ की निर्भर करती है, एक पदार्थ की प्रवृत्ति पर और दूसरा टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान वृद्धि के साथ रजिस्टिविटी के मान में परिवर्तन होता है। बोर्ड परीक्षा में या अन्य कंपटीशन में मैक्सिमम टाइम इन दो रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर टाइम यह पूछा जाता है कि किसी भी पदार्थ की रजिस्टिविटी का मान किस तरीके से ताप पर निर्भर करता है। तो ये जो सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन था वह रजिस्टिविटी के टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए ही था। इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर की। तो तापमान वृद्धि के साथ रजिस्टिविटी बढ़ती है और इसीलिए किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वह तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है।